हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12 की एक स्पेशल चैप्टर जो काफी स्पेसिफिक है उस चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज जिस चैप्टर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे वो बायोलॉजी का ऐसा चैप्टर है जिससे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और वो चैप्टर है आपका जनन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे इस चैप्टर को हम देखते हैं, जनन और रिप्रोडक्शन, देखने से ऐसा लगता है कि यह चैप्टर टफ होगा, इनके बारे में जानकारी लेना थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन ध्यान रखिए, आज के इस क्लास में आप जनन के उन बातों को जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए भी जरूरी है। फ्रेंड्स, जनन जैसा कि जानते हैं कि जनन एक प्रकार की जैव प्रक्रिया है। जैव प्रक्रिया का मतलब होता है वो सारी क्रियाएं जो एक जीव इस धरती पर अपने आप को जीवित रखने के लिए जितनी भी क्रियाएं करता है उसे हम कहते हैं जैव प्रक्रिया या जैव प्रक्रम। और जनन भी उन जैव प्रक्रम में से एक है। अर्थात जैव प्रक्रिया में वो सारी क्रियाएं आती है जिनके बिना इस धरती पर जीव अपना अस्तित्व बना के नहीं रखते हैं। जैसे जैव प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा पोषण आ जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर का विकास हम जीवित रह पाते हैं। जैसे श्वसन हो गया, जिसके बिना हमारी जीवन की अस्तित्व की कल्पना करना किया ही नहीं जा सकता। इसी तरह से जनन भी एक प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण जैव प्रक्रिया है जिनके बारे में हम अपनी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आखिर जनन की आवश्यकता हमें होती क्यों है, हमें जनन की जरूरत पड़ती क्यों है, इनकी जानकारी प्राप्त करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तव में जनन क्रिया हमारे लिए या हर जीव के लिए इस कारण जरूरी हो जाती है क्योंकि यही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी जीव अपना अस्तित्व इस धरती पर बनाए रखता है। अर्थात कि किसी भी जीव का अस्तित्व इस धरती पर तब तक ही बना रहेगा जब तक जनन की क्रिया होगी। मान लीजिए कि एक जीव है या एक गांव है जिसकी कुल जनसंख्या 1000 है और उस गांव में जनन की क्रिया नहीं होती है। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति की एवरेज जो आयु होती है वह 60 से 70 वर्ष होती है। अब 60 से 70 वर्ष तक आपकी होने के कारण 1000 जो जनसंख्या है वो मैक्सिमम 80 वर्षों के बाद यह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नए जीव तो पैदा ही नहीं हो रहा है, नए व्यक्ति तो आ ही नहीं रहा है। तो जिसके कारण जब एक जीवन आयु समाप्त होती है उसके दौरान ही उस गांव की जो जनसंख्या होगी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि हम उसकी जनसंख्या को, उनके अस्तित्व को बनाए रखेंगे? तो वह अस्तित्व बनाए रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है और वह जैव प्रक्रम की क्रिया हमारी जनन। अर्थात कि जनन वैसी जैव प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई भी जीव अपने ही जैसे जीवों की, नई जीवों की उत्पत्ति करता है। अर्थात जनन एक प्रकार की जैव प्रक्रिया है जिसमें अपने ही तरह के जीवों की उत्पत्ति की जाती है। अब जनन के अंतर्गत भी आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग तरह के बात आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जीव है, मानव है, तो हमने तो जनन कर लिया, लेकिन सोचने वाली बात होती है कि पौधे अपने अंदर जनन की क्रिया कैसे करेंगे। या जो कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा, जिसे हम लोग खुली आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन जनन की क्रिया उनमें भी जरूरी होती है। वायरस, कवक, ये छोटे छोटे जीव होते हैं लेकिन जनन की क्रिया उनमें भी आवश्यक होती है, क्योंकि अगर उनमें जनन की क्रिया ना हो तो कवक भी अपनी जीवों की जो आकृति है या जीवों की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि नहीं कर सकता है। तो इसलिए उनमें भी जीवों की जरूरत पड़ती है। तो कंफर्म है कि उनके अंदर भी जनन की क्रिया जरूरत होती है। तो इस आधार पर देखा जाए तो मुख्य रूप से जनन की प्रक्रिया को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं और इन 2 भागों में मुख्य रूप से आता है आपका लैंगिक जनन और दूसरा होता है
अलैंगिक जनन, अर्थात कि जो जनन करने की प्रक्रिया है वह मुख्य रूप से दो भागों में बांटी जाती है, एक लैंगिक और दूसरी अलैंगिक। अर्थात लैंगिक जनन की क्रिया उन जीवों में होती है जिनके अंतर्गत दो जीव उसमें आपकी जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात एक मेल और दूसरी फीमेल। जब जनन की क्रिया में दो जीव भाग ले तो उस क्रिया को हम लोग लैंगिक जनन कहेंगे। लेकिन जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें सिर्फ एक ही जीव, अर्थात एक ही जीव के अंदर मेल भी और फीमेल पार्ट भी दोनों इंक्लूड होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। अर्थात क्या, जनन की क्रिया भी हमें स्थिति के अनुसार से दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक आपका लैंगिक जनन जिसके अंदर पुरुष और महिला दो अलग अलग स्वरूप होते हैं, और दूसरा जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही में शामिल होते हैं। जैसे हम बात कर लें मेल और फीमेल जिसमें एक साथ शामिल हो, उसके अंतर्गत तो हमारे आ जाएंगे पौधे होते हैं, और दूसरे तरफ मेल अलग और फीमेल की बात करें तो इनमें सभी जीव आ जाएंगे। सभी जीवों में कौन कौन आ जाएगा, इसके अंतर्गत मानव आ जाएंगे, मानव आ जाएगा, उसके बाद कुत्ता आ सकता है, गाय आ सकती है। तो ये सभी ऐसे जीव है जिनके अंदर स्वतंत्र रूप से मेल और फीमेल पाए जाते हैं, जबकि पौधे एक ऐसे जीव है जिनके अंदर मेल और फीमेल एक साथ पाए जाते हैं। अर्थात क्या, इनके अंदर जो जनन की क्रिया होगी वह अलैंगिक होगी, लेकिन लैंगिक जनन में इंडिविजुअल पाए जाने के कारण इनके अंदर लैंगिक जनन की क्रिया होगी। अब बात आती है कि लैंगिक जनन की क्रिया या अलैंगिक जनन की क्रिया किसे कहेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी परिभाषा पूछ देता है जनरली कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर करें, कि लैंगिक जनन किसे कहेंगे और अलैंगिक जनन किसे कहेंगे। तो पहला अंतर तो हमें इनसे निकल के आ जाता है कि लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीवों की आवश्यकता पड़ती है। पहला अंतर तो इनसे क्लियर हो जाता है कि लैंगिक जनन में दो जीव, जबकि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीव की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन दूसरे रूप में अगर ध्यान से देखें तो जब एक ही जीव से जब कोई नया जीव बनेगा तो कंफर्म है कि वह जीव जो होगा बिल्कुल उसी जीव के समान होगा। अर्थात क्या कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में जो नए जीव बनेंगे वह बिल्कुल अपने जो माता पिता होंगे उनके बिल्कुल समान गुण वाले होंगे, बिल्कुल समान गुण वाले। अर्थात हम कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि बिल्कुल फोटो कॉपी होंगे। इसलिए इसे हम लोग क्लोन के नाम से भी जाना जानते हैं। अर्थात क्या, अलैंगिक जनन में जो जीव पैदा होंगे वह बिल्कुल एक समान गुण वाले होंगे, जिसे हम लोग फोटोकॉपी कह लें या क्लोन कह सकते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में दो अलग अलग जीव है तो कंफर्म है कि मेल का कुछ अलग गुण होगा। जैसे मान लीजिए कोई मेल है जो कि आपकी लंबाई उनकी ज्यादा है, अर्थात की लंबाई मान लीजिए 6 फीट है, ठीक है, और एक फीमेल है जिनकी लंबाई सिर्फ 4 फीट है। तो देखिए यहाँ पे दोनों की लंबाई में तो काफी अंतर है। अब इनसे जो बच्चा पैदा होगा तो बताइए किनके गुण पे जाना चाहिए। फीमेल के अनुसार जाएगा तो 4 फीट का होगा, मेल के हिसाब से जाए तो 6 फीट का होगा। तो कंफर्म है कि यहाँ पर जो बच्चा पैदा होगा तो वह आपका मेल और फीमेल दोनों में से किसी गुण पर भी जा सकता है, तो बिल्कुल फोटोकॉपी तो होगा नहीं हो। इसके अलावा कभी कभी मेल और फीमेल दोनों के गुण के अतिरिक्त जो नए बच्चे हैं उसमें नए गुण भी आ जाते हैं। इसलिए क्या कह सकते हैं जी कि यहाँ पे जो जीव पैदा होगी, जो नया बच्चा पैदा होगा वह भिन्न गुण वाला होगा, यानी कि अपने माता पिता के गुण से एक नया गुण धारण करने वाला होगा। जबकि अलैंगिक जनन में समान गुण वाले होंगे, अर्थात कि क्लोन होगा।
अब तीसरे अंतर की अगर बात कर लें तो लैंगिक जनन की क्रिया जब होती है तो लैंगिक जनन की क्रिया में निषेचन की क्रिया होती है, क्योंकि मेल इंडिविजुअल होता है और फीमेल भी इंडिविजुअल होता है, जिसके फलस्वरूप मेल के युग्मक और फीमेल के युग्मक, जिसे हम लोग अंडाणु और शुक्राणु के नाम से जानते हैं, फीमेल के युग्मक अंडाणु जबकि मेल के युग्मक शुक्राणु, इन दोनों का मिलन होता है जिसे हम लोग निषेचन की क्रिया कहते हैं। तो निषेचन की क्रिया इसमें होती है, जबकि अलैंगिक जनन की में सिर्फ एक ही जीव पाया जाता है, इसलिए इनमें निषेचन जैसी कोई भी क्रिया नहीं होती है। अर्थात कि तीसरे अंतर में हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसी कोई सी भी क्रिया नहीं होती है, निषेचन जैसी कोई भी क्रिया नहीं होती है। आशा है कि यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि अलैंगिक जनन के अंदर कितने प्रकार होते हैं और लैंगिक जनन के अंदर किस तरह से क्रियाएं होती है। और यह चैप्टर आपके एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें चैप्टर के क्वेश्चन जो होते हैं एक लिमिट पार्ट से आते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को अगर एक बार सही तरीके से पढ़ लिया जाए तो काफी ज्यादा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग जानेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में एवं लैंगिक जनन की क्रिया के बारे में कि यह क्रिया होती कैसे है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।